नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विजन क्लासेस में। दुआ है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मित्र गोविंद कुमार खटीक। साथियों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप साइंस को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक जो नॉलेज होती है, बेसिक जो थ्योरीज होती है, उसको आप कंप्लीट कर लें। हमने बेसिक साइंस के ऊपर 7-8 वीडियो बनाए हैं, वो आप अच्छे से जाके देखें ताकि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो जा सके और 10वीं की जो साइंस है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। विज्ञान में वैसे दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें रासायनिक परिवर्तन ना हो। रासायनिक परिवर्तन ना हो, ऐसे परिवर्तन जिनमें रासायनिक परिवर्तन ना हो। दूसरा पॉइंट, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जब भौतिक परिवर्तन होगा तब उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा। ऐसे परिवर्तन जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, इसमें रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहले भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन के एग्जांपल देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल, पेपर का फाड़ना। पेपर का फाड़ना। यदि आप एक पेपर को लो और उसको ऐसे फाड़ दो तो क्या होगा? उसमें कोई नया पदार्थ बना क्या? नहीं। तो पेपर का जो फाड़ना है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। जब मोम पिघलती है, आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है। मोमबत्ती जब जलती है, जलते टाइम पे बत्ती जो जलती है वो एक धागा होता है, लेकिन उसके चारों तरफ, धागे के चारों तरफ जो लिपटा हुआ होता है उसको हम मोम बोलते हैं। जब मोम पिघलता है तो वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तीसरा, सब्जियों का कटना। सब्जियों का काटना। सब्जियों का काटना क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। चौथा, पानी का उबलना। पानी का उबलना। देखो, पानी उबल कर क्या बनता है? भाप बनता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। भाप का भी क्या होता है? H2O। भाप के अंदर भी तो पानी है, उसका भी फॉर्मूला क्या है? H2O। तो दोनों में नया पदार्थ तो बना ही नहीं, इसीलिए पानी का उबलना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। पांचवा, स्पंज के द्वारा पानी का अवशोषण। पानी का अवशोषण। स्पंज के द्वारा पानी, जब स्पंज जो है वो पानी को सोख लेता है तो उसमें कोई नया पदार्थ बनाएगा? नहीं, इसीलिए भौतिक परिवर्तन। छठा है, पानी का बर्फ में बनना। तो पानी का फॉर्मूला H2O और बर्फ जब बन जाता है तब भी उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो दोनों कंडीशन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, इसीलिए पानी का बर्फ में बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये तो हो गए एग्जाम्पल किसके? भौतिक परिवर्तन के। अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन के क्या एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, जैसे अभी पेपर को फाड़ते हैं तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन यदि इसी पेपर को
पेपर का जलना। यदि हम इसको फाड़ देंगे तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन इसको जला देंगे पेपर को तो कौन सा परिवर्तन? जलाने के बाद नया पदार्थ बनेगा, जिसकी वजह से ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है फलों का सड़ना। फलों का सड़ना, जब हम किसी फल को काट देते हैं, फिर कटे हुए फल को आप कुछ टाइम के बाद अगर देखोगे तो उसमें थोड़ा सा कालापन आ जाता है। तो इस वजह से कालापन क्यों आया? क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। इस वजह से फलों का जो सड़ना है वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती मतलब अंदर का जो धागा है उसको जब जलाएंगे, मोमबत्ती का जलना, वो जो जलेगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन धागे के चारों तरफ जो लिपटा हुआ पदार्थ है वो जब पिघलेगा तो वो मोम का पिघलना क्या होगा? वो भौतिक परिवर्तन होगा। अगला चौथा, श्वसन। हम सांस लेते हैं तो कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या ली? ऑक्सीजन ली, लेकिन अपने शरीर में क्या हुई? कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिसकी वजह से कौन सा नया पदार्थ बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद दहन। दहन क्या है? किसी चीज को जलाएंगे तो उसमें भी नया पदार्थ बनेगा, तो दहन भी रासायनिक परिवर्तन। परमाणु विस्फोट, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। परमाणु में जो विस्फोट होगा उसमें भी केमिकल चेंज आएंगे, रासायनिक परिवर्तन आएंगे। सातवां किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है? शराब बनाना। क्या होती है? शराब बनाना। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? शराब बनती है। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। आठवां है जंग लगना। जंग लगना सबने देखा होगा, लोहे पर जब जंग लग जाती है तो लोहा जो है वो भारी हो जाता है। लोहे, जंग किस पे लगती है? लोहे पर। लोहा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद नौवां प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्या ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है क्या? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? उनके अंदर क्या होती है? पानी होता है। बाहर से, वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। पहला ग्लूकोज बनाते हैं, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जल। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। तो इसमें क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो ये भौतिक परिवर्तन है और ये कौन से है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं ये हम आगे समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। पहले हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उनमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे? रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, तो पहला जो परिवर्तन आएगा वो आएगा उसकी अवस्था में। कोई भी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, या तो उसकी अवस्था में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। अवस्था कितनी होती है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस को हम S से लिखेंगे, द्रव को L से लिखेंगे, गैस को G से लिखेंगे। दूसरा परिवर्तन क्या आ सकता है रासायनिक अभिक्रिया में? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे हमने एक फल काटा और कुछ समय बाद वो कैसा पड़ गया? काला पड़ गया। काला काला सब पड़ जाता है ना कुछ समय बाद में फल, इसीलिए रंग में परिवर्तन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, क्या कभी आपने पानी के अंदर चूना मिलाया?
जब पानी के अंदर चूना मिलाते हैं तो जिस बीकर में ये मिलता है वो बीकर जो है वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसीलिए तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है रासायनिक अभिक्रिया में। चौथा है गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। निष्कासन या उत्सर्जन ये कैसे? जैसे आपने कोयले को जलाया होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। देखो कोई भी पदार्थ जो होगा वो बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता है। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप कि एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच की ग्लास रख दो तो कुछ थोड़े समय बाद में क्या होगा, वो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। क्यों? जब तक ऑक्सीजन थी तब तक जल रही थी, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई ग्लास के अंदर वो बुझ गई। इस वजह से कोई भी पदार्थ जलेगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो एक गैस बनेगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो गैस का निष्कासन। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? या तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकती है, जो पदार्थ जो हम यूज कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का निष्कासन हो सकता है। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा क्या है? किसी अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है रासायनिक अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हमने दूध के अंदर क्या मिलाया? नींबू मिलाया। दूध के अंदर क्या मिलाया? नींबू। तो दूध और नींबू जब मिलेगा तो क्या बनेगा? दही बनेगा। देखो ये दूध और नींबू दो अलग पदार्थ है, जब ये बने दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक दही बनेगा जो कि एक नया पदार्थ है। जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक धातु है। इसके रिबन को जब हम जलाएंगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमें दिखाई कैसा देगा? सफेद चूर्ण। कैसा दिखाई देगा? ये सफेद चूर्ण दिखाई देगा इसका। उसके बाद एक और रिएक्शन देखो, जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराओगे तो आपके पास नया पदार्थ क्या बनेगा? जल। एक और देखो, जब आप नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे कराओगे? ऑक्सीजन से, सॉरी हाइड्रोजन से, तो आपको एक नया पदार्थ मिलेगा जिसको हम अमोनिया कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब किसी अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध और नींबू दो अलग पदार्थ हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं? दही। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग पदार्थ है, मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग गैस है, मिलकर क्या बना रहे हैं? जल। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग गैस है, क्या बना रहे हैं? अमोनिया। इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हो। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण को समझते हैं। यहां पर रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित जितने भी पदार्थ हैं उनको हम सूत्र के द्वारा अगर प्रदर्शित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण में दो प्रकार के अवयव मिलेंगे आपको। दो अवयव कौन कौन से हैं? पहला जो अवयव होगा वो होगा अभिकारक। कौन सा होगा? अभिकारक। अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। लेकिन एक तो अवयव हो गया अभिकारक, दूसरा कौन सा है? उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। जैसे अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाले को यहां से मिटा देते हैं। अब समझो, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक धातु है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ठोस है। मैग्नीशियम का क्या फॉर्मूला है? हम किसके एग्जांपल लिख रहे हैं? रासायनिक समीकरण के एग्जांपल। मैग्नीशियम धातु है तो Mg, उसके बाद ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस। और गैसों को हमेशा कैसे लिखते हैं अपन? जैसे ऑक्सीजन है तो O2, हाइड्रोजन है तो H2, क्लोरीन गैस है तो Cl2, नाइट्रोजन गैस है तो N2। इस तरीके से गैसों को लिखा जाता है। मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीजन O2, उसके बाद दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या, किसका फॉर्मूला है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि कैसा दिखाई देगा? सफेद चूर्ण कलर का दिखाई देगा। ये तो हो गया क्या? कंकाली, इसको बोलते हैं अपन कंकाली रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। लेकिन अगर इसमें समीकरण में अवस्था भी दिखा दी जाए तो ये कंप्लीट रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे मैग्नीशियम की अवस्था जो होती है वो कैसी होती है? ठोस। तो ऑक्सीजन की क्या होती है? गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ठोस। तो अब ये क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। पहले क्या था? कंकाली रासायनिक समीकरण। वो एक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण था उसका एक कंकाल था। जैसे ही हमने अवस्था प्रदर्शित करी तो ये क्या बन गया? एक कंप्लीट रासायनिक समीकरण बन गया। और एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यानी H2, ऑक्सीजन O2, ये भी गैस है और ये भी गैस है। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? जल। जल का फॉर्मूला सबको पता है, H2O। ये क्या है? द्रव। द्रव के लिए क्या लगाते हैं? L लगाते हैं। उसके बाद अगली समीकरण देखो, रासायनिक समीकरण। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या क्या होगा? N2, ये गैस है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी H2, ये भी एक गैस है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला आप याद रखोगे NH3, और ये भी एक गैस है। ये भी क्या है? अमोनिया एक गैस है। इस तरीके से रासायनिक समीकरण को हम लिख सकते हैं। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी पदार्थ, ये जो सभी पदार्थ हैं हमने इनको सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया तो ये क्या बन गया? रासायनिक समीकरण बन गया। और रासायनिक समीकरण में दो अवयव होते हैं, पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अब देखो, जैसे मैं इस समीकरण की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है? अभिकारक है।
क्योंकि इनके बगैर ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में, जो भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो अभिक्रिया में बनते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। तो ये बात आप याद रखोगे। जैसे इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, और उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस वाली रिएक्शन में देखो, इस वाली समीकरण में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक, लेकिन जल क्या है यहाँ पर, एक नया उत्पाद। ठीक है, इसके बाद समझते हैं अपन समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण के नियम। जो भी ये हम समीकरण लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण, उसके क्या क्या नियम होते हैं वो हम लिख लेते हैं। पहला नियम क्या है, किन्हीं दो अभिकारक वे उत्पाद, किन्हीं दो अभिकारक वे उत्पाद के मध्य सदैव प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है, अभिकारक बाईं तरफ होगा, बाईं ओर, तथा उत्पाद दाईं ओर होगा। तीसरा, अभिकारक वे उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह लगाएंगे। कौन सा चिन्ह, तीर का चिन्ह लगाएंगे। चौथा, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, कौन सी अभिक्रिया हो, उत्क्रमणीय हो, तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। ये जो चिन्ह बनाया मैंने, ये हम वहां पर लगाएंगे यदि अभिक्रिया कैसी हो, उत्क्रमणीय हो। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, ये जो अभिक्रिया है, ये दोनों दिशाओं में गति करती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, धनात्मक का चिन्ह लगाएंगे। जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग क्या है, दोनों क्या है, अभिकारक है, तो दोनों के बीच में क्या लगाया, प्लस लगाया। ठीक है, और उत्पाद कितने यहाँ पर, एक ही है, तो अमोनिया, इस तरीके से अमोनिया हमने इस तरफ लिख दिया। उसके बाद अभिकारक को हमेशा दाईं ओर, ये दाईं ओर होती है, और ये अभिकारक हमेशा बाईं ओर होंगे और उत्पाद हमेशा दाईं ओर होंगे, इस तरफ दाईं ओर। ये अपना दायां हाथ है और ये वाला बायां हाथ है, तो दाईं ओर कौन, उत्पाद, और बाईं ओर कौन, अभिकारक। फिर उसके बाद अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह लगाएंगे। इन दोनों को कैसे हम अलग दिखाएंगे, दोनों के बीच में क्या होगा, एक तीर का चिन्ह होगा। तो ये हो गए ये तीन रूल। उसके बाद चौथा रूल, यदि अभिक्रिया कैसी हो, उत्क्रमणीय हो, यदि अभिक्रिया कैसी हो, उत्क्रमणीय हो, तो हम क्या करेंगे, ये चिन्ह अप्लाई करेंगे वहां पर। जैसे मैं एक अभिक्रिया बताता हूं आपको। जैसे बर्फ को अगर गर्म करें तो क्या बनता है, पानी, लेकिन पानी को वापस ठंडा करें तो क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, हम अभिकारक से उत्पाद भी बना सकते हैं और उत्पाद को वापस क्या बना सकते हैं, अभिकारक भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद एक और, जैसे दूध प्लस नींबू, इससे क्या बनेगा, दही बनेगा। तो यहाँ पर दूध अलग पदार्थ है और नींबू अलग पदार्थ है, लेकिन दही क्या है, एक नया पदार्थ बन गया है। लेकिन वापस हम दही से
दूध बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये अपनी हमने क्या क्या पढ़ा आज? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। ये एक बार आप समझ लो इसको। जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में गति करती है। जैसे बर्फ से पानी भी बन सकता है और पानी से बर्फ भी बन सकता है। यानी अभिकारक जो है उत्पाद में बदल सकते हैं, उत्पाद अभिकारक में भी बदल सकते हैं। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में वापस उत्पाद जो है वो अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। तो हमने चैप्टर की जो शुरुआत करी है वो परिवर्तन से शुरुआत करी है। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया देखा हमने, फिर रासायनिक समीकरण को समझा, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं अवस्थाओं में वो समझा, रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ नियम है वो भी हमने समझे। ये अपना पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे।